हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर दिस सेशन। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या, ट्रांजिएंट एनालिसिस, है ना। हमारा जो टॉपिक है वहां पे अभी वो कौन सा टॉपिक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस। एक जन कोई भी जाके ग्रुप में मैसेज कर दो, एक जन कोई भी जाके ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, तो देखो ट्रांजिएंट का अगर हम बात करें, ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या होता है सबको ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, ट्रांजिएंट के बारे में, तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है सडन चेंज। ट्रांजिएंट का मतलब होता है यहाँ पे आपका सडन चेंज। ट्रांजिएंट का मतलब होता है सडन चेंज। सडन चेंज हम दो तरीके से ला सकते हैं। एक तो हमारे पास तरीका होता है स्विच के थ्रू। जो सडन चेंज लाने का जो तरीका होता है वो दो तरीके से हम सडन चेंज ला सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है स्विच के थ्रू, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है यूनिट स्टेप फंक्शन के थ्रू। याद रखना, हम यूनिट स्टेप फंक्शन के थ्रू और स्विच के थ्रू सडन चेंज ला सकते हैं। ठीक है, एक चीज आपको और समझनी है ट्रांजिएंट के बारे में कि जो इंडक्टर होता है ना, जो इंडक्टर होता है वो आपका क्या करता है, जो इंडक्टर होता है वो आपका हमेशा सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। इंडक्टर हमेशा क्या करता है आपका, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। इसका मतलब ये है कि अगर स्विचिंग के पहले हमारे पास जो करंट है IL जीरो माइनस बराबर होता है IL जीरो प्लस के, ये हमारे इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली ऐसे हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी भी होती है, कैपेसिटर की होती है। कैपेसिटर हमेशा किसको अपोज करता है, तो कैपेसिटर हमेशा सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्विचिंग के पहले जो वोल्टेज रहता है कैपेसिटर में, स्विचिंग के जस्ट बाद भी उतना ही वोल्टेज रहेगा। ठीक है, एक बात और याद रखना है कि इंडक्टर में, हमारे इंडक्टर में जो स्टेट वेरिएबल होता है इंडक्टर का, जो हमारे पास क्या होता है स्टेट वेरिएबल होता है, वो हमेशा होता है करंट। और कैपेसिटर केस में जो स्टेट वेरिएबल होता है वो होता है वोल्टेज। मतलब अगर आपके पास कभी भी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन आया, उसमें अगर आरएल सर्किट है, कैसा सर्किट आपके पास आरएल सर्किट, तो आप हमेशा क्या निकालोगे वहां पे, करंट निकालोगे। भले आपसे कुछ भी पूछा जाए आप क्या निकालोगे, करंट निकालोगे। अगर सर्किट आपका कैपेसिटर है तो आप कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन में, आप हमेशा क्या निकालोगे, वोल्टेज निकालोगे। ठीक है, ओके। हमारे पास टोटल ट्रांजिएंट में दो टाइप के सर्किट होते हैं। एक होता है हमारे पास यहां पे क्या, सोर्स फ्री सर्किट, ठीक है। और एक हमारे पास होता है आपके पास स्टेप सर्किट। दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे सर्किट होते हैं, सोर्स फ्री सर्किट एंड स्टेप सर्किट। सोर्स फ्री सर्किट हम किसको बोलते हैं, जब हम स्विच को परफॉर्म कर दें। अगर हम यहाँ पे मान लो कोई नेटवर्क, अगर हम यहाँ पे स्विच लगा है, यहाँ पे मान लो बैटरी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच को ओपन करते हैं, मतलब स्विच को परफॉर्म करते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या ओपन होने के बाद क्या मेरा जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इंडक्टर इसमें है या कैपेसिटर है,
जो भी इसमें आर एल सी जो भी है, एल और सी जो भी है इसमें, है ना, इंडक्टर है कैपेसिटर, क्या अब वो सोर्स से कनेक्टेड है? अगर इसको मैं ओपन कर दूंगा तो ओपन होने के बाद एल और सी तो सोर्स से हट गया, मतलब इसको बोलता हूं आपका सोर्स फ्री सर्किट। मतलब इसकी पहचानने की तरीका क्या है? आपको स्विच को ऑपरेट करना है, सबसे पहले स्विच को ऑपरेट करना है। ऑपरेट मतलब अगर वो ऑन हो तो ऑफ करो, ऑफ करो तो ऑन करो, जो भी करना, जो जैसा हो रहा है वैसा कर दो। ए से बी तो बी तक लेके चले जाओ, फिर देखो स्विच को ऑपरेट करने के बाद देखो कि अगर आपका एल या फिर सी दोनों में से कोई एक सोर्स से कनेक्टेड है, अगर वो कनेक्टेड है किससे? सोर्स से, इसका मतलब वो आपका क्या है? सॉरी, अगर एल और सी आपका नॉट कनेक्टेड, अगर वो सोर्स से नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड टू द सोर्स, मतलब वो आपका क्या है? सोर्स फ्री सर्किट। लेकिन अगर वही मैं बात करूं कि मान लो स्टेप सर्किट कौन सा होता है, कि जैसे मान लो ये मेरे पास नेटवर्क है कोई, इसमें ये तो आरएल सर्किट हो गया, आरसी सर्किट होगा। अब यहां पे अगर मैं स्विच को ऑपरेट करता हूं, ऑपरेट करते टाइम मुझे क्या पता चला? जैसे मैंने यहाँ पे स्विच को ऑपरेट किया, मैं देख रहा हूँ स्विच को ऑपरेट करने के बाद जो एल या सी है वो सोर्स से कनेक्टेड है, उसको बोलता है आपका स्टेप सर्किट। जैसे मैंने एक बना के भी दिखाया आपको। हमको क्या करना है? यहाँ पे स्विच को ऑपरेट करना है। स्विच को ऑपरेट करने के बाद हम अपने एल और सी को देखेंगे, एल या सी को देखेंगे, एल या सी में से किसी एक को देखेंगे, है ना, और देखेंगे कि क्या वो सोर्स से कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड है किससे? सोर्स से, मतलब वो आपका क्या है? स्टेप सर्किट। इसका मतलब वो हुआ कि ये आपका स्टेप सर्किट है। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, हमारी ट्रांजिएंट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज है, उसके दो रिस्पॉन्स होते हैं। तो अगर हम बोले टोटल रिस्पॉन्स, तो टोटल रिस्पॉन्स दो होते हैं। किसी भी नेटवर्क के टोटल रिस्पॉन्स दो होते हैं, है ना। पहला हमारा होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। किसी भी चीज के, मान लो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का जो रिस्पॉन्स होगा वो दो पार्ट में होगा, एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, एक होता है आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आपका होता है। जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है ना, बहुत कम टाइम के लिए होता है, आप ये मान लो 1 से 2 सेकंड के लिए बस, है ना। और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है आपका? लंबे टाइम के लिए होता है, मतलब आपको मान लो तो 10 मिनट, है ना, तो वो होता है आपका क्या? स्टेडी रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, उसके बारे में किसका फोकस होता है? डिजाइनर, जो कंपनी का मालिक है ना, वो किसके बारे में सोचता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में सोचता है। जो डिजाइनर है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में देखेगा, सोचेगा। और जो आपका कंज्यूमर है वो हमेशा किसके बारे में सोचता है? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के बारे में सोचता है। आप इसको ऐसा याद रख लो कि एक ट्यूबलाइट लेके आते हो, तो आपका जो कंज्यूमर, जो हम लोग कंज्यूमर है, वो क्या देखते हैं कि ट्यूबलाइट चालू करने के 2 सेकंड बाद अच्छी चलती है। अब वो 2 सेकंड में कितना लफलिप कर रहे हैं स्टार्टिंग, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जो डिजाइनर जो ट्यूबलाइट को बना रहा है, उसका फोकस किस में होता है? उसको तो पता है कि सभी कंपनियां क्या कर रही हैं? अच्छा बना रही है, उसको और अच्छा बना, तो क्या करता है वो? 2 सेकंड में फोकस करता है कि 2 सेकंड भी अच्छे से चले वो स्टार्टिंग के टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे आपके पास रहते हैं 3 ऑपरेशन, समझना आप लोग। स्विच के ऑपरेशन के बारे में बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे एक स्विच था, ऐसा कुछ, है ना। ये आपका पोजीशन ए है, ये आपका पोजीशन बी है। तो स्विच आपका ए से बी मूव कर रहा है, किस टाइम पे? टी इक्वल टू 0 टाइम पे। तो इसको हम बोलते हैं किस टाइम पे स्विच आपका ए से बी मूव रहा, मतलब क्या? जस्ट इंस्टेंट ऑफ ऑपरेशन। टी इक्वल टू 0 हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट ऑफ ऑपरेशन। जिस टाइम पे उसको ऑपरेट किया गया, वो क्षण जिसमें मैंने इसको ए से बी पे लेके गया, उसी टाइम को बोलता हूं टी इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम।
जिस टाइम पे स्विच को ऑपरेट किया गया उसी को हम बोलते हैं जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर मैं पूछूं टी इक्वल टू जीरो माइनस पे, देखो अब ए इक्वल टी इक्वल जीरो पे यहां पे आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं टी इक्वल टू जीरो माइनस पे क्या रहा होगा, आप किसी बल्ब को ऑन कर रहे हैं, मतलब ऑन कब होगा, वो जब पहले ऑफ रहा होगा, मतलब टी इक्वल टू जीरो माइनस पे क्या रहा होगा, ये ओपन रहा होगा। समझ में, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विचिंग के जस्ट पहले क्या ओपन रहा होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, जस्ट बिफोर स्विच ऑपरेशन। टी इक्वल टू जीरो माइनस को हम बोलते हैं आपका क्या, जस्ट बिफोर स्विच ऑपरेशन। ठीक है, फिर होता है आपके पास, अगर बोलूं मैं टी इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा, ये स्विच आपका क्लोज, जब ए इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पे बी तक आ चुका है, जीरो के बाद क्या रहेगा, वहीं पे रहेगा, बी पे ही रहेगा, मतलब स्विच क्लोज ही है। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, जस्ट आफ्टर स्विच ऑपरेशन। जीरो प्लस को क्या बोलते हैं, जस्ट आफ्टर स्विच ऑपरेशन। ठीक है, और हमारा सबसे लास्ट में होता है, जैसे मान लो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये भी समझ जाओ, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होता है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब स्विच एट स्टेडी स्टेट टाइम। तो आपका जब टी इक्वल, आपके घर में एक स्विच है, आप उसको ऑन कर दो अभी, और 10 साल बाद आके देखो, अगर उसको कोई छेड़खानी नहीं करता तो ऑन ही तो रहेगा ना वो। तो बस वही चीज है, आपने इसको ए से बी के लेके गए, वो अब बी तक आ चुका है, वो 1 सेकंड बाद भी वहीं पे रहेगा और इन्फिनाइट टाइम पे भी वहीं पे रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, स्टेडी स्टेट टाइम। यहाँ पे जो मैंने टाइम है ना 10 मिनट, ये ऐसा नहीं कि 10 मिनट बाद स्टेडी स्टेट टाइम रिस्पॉन्स हो शुरू होता है, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, 2 सेकंड के बाद आपका शुरू हो जाएगा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, है ना। ये 10 मिनट में इसका टाइम ड्यूरेशन, 2 सेकंड से स्टार्ट होगा, कितने टाइम तक, वो 10 मिनट तक है, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, है ना। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ आपका, आफ्टर 2 सेकेंड्स आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांजिएंट, है ना। ये बस 10 मिनट बाद स्टार्ट होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा ना, आफ्टर 2 सेकंड आपका यहाँ पे ट्रांजिट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, 2 सेकंड 3 सेकंड ना चलता है। ठीक है, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपके पास यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ सर्किट, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ सर्किट, ये ऑर्डर ऑफ सर्किट क्या होता है समझ लो। किसी भी सर्किट का आपको ऑर्डर बताना हो तो वो आप कैसे बताएंगे, किसी भी सर्किट का अगर आपको ऑर्डर बताना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी सर्किट का अगर आपको ऑर्डर बताना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ऑर्डर का सीधा फंडा क्या है आपका, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, सीधा फंडा है कि हमारे पास कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हमारा कहलाता है ऑर्डर। ठीक है, ओके। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा इसके जो स्टेप्स है, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको स्विच को ऑपरेट करना होता है। स्टेप्स क्या है इसके, सबसे पहले स्विच को ऑपरेट करना है, स्विच को ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट करने के बाद अगर कोई इंडक्टर आपस में लंप हो रहे तो उनको लंप कर दीजिएगा, लंप कर दिए किसको, एल को या फिर सी को, अगर आपस में हो रहे हैं तो। फिर उसके बाद काउंट कर लीजिएगा आप वहां पे क्या, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, ऑर्डर ऑफ सर्किट। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है आपका, अगर पूछूं, हमको पढ़ना है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, हमारे सिलेबस में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर हमको सिलेबस में पढ़ना, हमारा सिलेबस इतना ही है ना। थर्ड ऑर्डर को नहीं जाना है, सेकेंड ऑर्डर भी बहुत रेयर है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा,
ज्यादातर क्वेश्चन किसमें बनेंगे आपके, फर्स्ट ऑर्डर में ही बनेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ये ऑर्डर के बारे में कहानी हो गई। ठीक है, अब जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि मेरे पास अगर यहां पे फर्स्ट ऑर्डर, मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है मैं आगे बताता हूँ, पहले इतना आप देखो नहीं बता देता हूँ, हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में दो टाइप के सर्किट बनते हैं, नेक्स्ट पेज में बताऊंगा उसको आराम से, इतना पहले नोट कर लो, इतना पहले नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज बताता हूँ इसके आगे, यहाँ पे आप कुछ और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं, है ना, पहला तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका यहाँ पे क्या, फुल एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन बनता है आपका, आपको आई ऑफ टी या वी ऑफ टी का एक्सप्रेशन बताना पड़ता है, आई ऑफ टी या आप वी ऑफ टी या आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका इनिशियल कंडीशन, है ना, पूरा इसी टेबल में पूरा सब कुछ लिख दूंगा, है ना, इनिशियल कंडीशन पे। ठीक है, अगर हमको आई वी ऑफ टी और आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकालना है तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, एक बनता है हमारे पास सेकंड ऑर्डर। क्या लिखा मैंने पहला, फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका हो गया यहाँ पे सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर में भी हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरी बनती है, एक बनता है आपका कौन सा, सोर्स फ्री सर्किट, एक बनता है आपका स्टेप सर्किट। एक बनता है आपका सोर्स फ्री और एक बनता है आपका स्टेप सर्किट, और इसमें भी आपका दो कैटेगरी बनता है, सोर्स फ्री में भी बनता पहला आपका क्या, इसमें दो कैटेगरी बनती है आपका, एक बनता आपका आरएल सर्किट, एक बनता आरसी सर्किट, आरएल एंड आरसी सर्किट, दो टाइप के सर्किट बनते हैं, एक बनता आपका आरएल सर्किट, एक बनता आरसी सर्किट। अगर आपका सर्किट कैसा है, आरएल है, सोर्स फ्री है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपका आरएल है ना, एल आ गया, मतलब आपको क्या निकालना होगा, आई ऑफ टी। तो उसमें जो आई ऑफ टी का जो फॉर्मूला होता है इसमें, वो होता है आपका क्या, आई ऑफ टी इक्वल टू होता है आई नॉट e की पावर माइनस टी बाय टाउ। यहां पे टाउ की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन आर। ठीक है, और आई नॉट होती है आपकी इनिशियल कंडीशन या फिर इनिशियल करंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास सर्किट कैसा है, आरसी सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है और आपको यहां पे निकालना है फुल एक्सप्रेशन, तो आरसी दिया तो आप क्या निकालोगे, वी ऑफ टी। मैंने बताया ना, कैपेसिटर के केस में जो स्टेट वेरिएबल होता है क्या होता है, वोल्टेज होता है, इसमें जो एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, वी ऑफ टी इक्वल्स टू, वो हो जाएगा आपके पास कितना, वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ।
तो अगर हम यहाँ पे टाउ की बात करें तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू आर सी। ठीक है, और यहाँ पे जो वी नॉट होगा वो आपका होगा इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, सोर्स फ्री आरएल और आरसी सर्किट के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेप सर्किट के बारे में, है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेप सर्किट के बारे में। ठीक है, तो स्टेप सर्किट में कैसा क्या होगा देखना आप सभी लोग, आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, स्टेप सर्किट में भी आपके पास यहाँ पे दो टाइप के सर्किट बनते हैं। स्टेप सर्किट में भी आपके पास यहाँ पे दो टाइप के सर्किट बनते हैं। स्टेप सर्किट में भी आपके पास कितने टाइप के सर्किट बनते हैं, दो टाइप के सर्किट बनते हैं। एक बनता है आपका आरएल सर्किट और दूसरा बनता है आपका आरसी सर्किट। आरएल सर्किट केस में आप हमेशा क्या निकालोगे, आई ऑफ टी, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, आई ऑफ टी निकालोगे। आई ऑफ टी का यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, वो होता है आई ऑफ इंफिनिटी प्लस ब्रैकेट में आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ इंफिनिटी ब्रैकेट क्लोज ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। यहाँ पे आई नॉट आपका इनिशियल करंट जो कि यहाँ पे था, टाउ की वैल्यू भी आपकी एल बाय आर है, बस यहाँ पे जो आई ऑफ इन्फिनिटी वो क्या है आपका स्टेडी स्टेट करंट है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आई नॉट कैसे निकालते हैं, वी नॉट कैसे निकालते हैं, आई इन्फिनिटी कैसे निकालते हैं, है ना, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना। बस एक बार पहले फॉर्मूला हो जाए कवर। आरसी सर्किट तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, वी ऑफ टी, और फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, वी ऑफ इंफिनिटी प्लस ब्रैकेट में वी ऑफ जीरो माइनस वी ऑफ इंफिनिटी ब्रैकेट में ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पूरी कहानी, है ना। चार फॉर्मूले याद करने, चार फॉर्मूले पूरी कहानी खत्म हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की। ये मान के चलिए फर्स्ट ऑर्डर ही आपका ऑलमोस्ट 50% सिलेबस है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड ऑर्डर में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपके बनते हैं टाइप ऑफ रिस्पॉन्स पे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सेकेंड ऑर्डर। एक बनता है आपके पास कौन सा, एक बनता है आपके पास यहाँ पे जिसको बोलता है मैं आपका सीरीज आरएलसी। क्या बनता है आपके पास यहाँ पे, सीरीज आरएलसी। ठीक है, एक बनता है आपके पास यहाँ पे सीरीज आरएलसी। सीरीज आरएलसी के केस में आपको यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी होती है, एक होता है अल्फा जिसकी वैल्यू होती है आर अपॉन 2l, और एक होता है बीटा जिसको बोलते हैं 1/√LC। ये हो गया। ठीक है, अब आपसे आपको जो कोई आर एल सी दी होगी वहां पे, है ना, अब आपसे पूछे कि कैसा रिस्पॉन्स होगा। अब आप इसको कैसे बताते हो, अल्फा बीटा के कंपेरिजन बताते हो कि अगर मान लीजिए अल्फा इज ग्रेटर देन बी, समझना है यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, किसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर आपको पता हो, याद हो कि अगर अल्फा ग्रेटर देन बी है तो जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है आपका ओवर डैम्प रिस्पॉन्स। लेकिन अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है तब आपका रिस्पॉन्स क्या है, क्रिटिकल डैम्प रिस्पॉन्स। ठीक है, और अगर आपका अल्फा इज लेस देन बीटा है तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपका अंडर डैम्प। ठीक है,
ओके, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे जो नेक्स्ट सर्किट मेरे पास बनता है वो बनता है आपका क्या, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इनमें एक क्वेश्चन बनता है आपका टाइम कांस्टेंट का भी, है ना, टाइम कांस्टेंट का भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं पूछूं आपका जैसे आ, है ना, अगर मान लो आपका सिस्टम क्या है, क्रिटिकल डैम्प है या अंडर डैम्प है, तो इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में, अच्छा यहाँ पे लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, पहले आप इसका लिख लो, पैरेलल आरएलसी का भी, पैरेलल आरएलसी का भी लिख लो। पैरेलल आरएलसी में भी क्या करना होगा आपको, अगेन अल्फा बीटा निकालना होगा। आपको आर एल सी की वैल्यू दी होगी, तो आप यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालोगे। अल्फा की वैल्यू होती है आर अपॉन टू, 1/2 RC, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1/2 RC होता है शायद, हाँ, अल्फा की वैल्यू होती है 1/2 RC, ठीक है, और बीटा होता है 1/√LC, ठीक है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन बी है तो रिस्पॉन्स आपका ओवर डैम्प होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा है तो रिस्पॉन्स आपका क्रिटिकल डैम्प होगा, और अगर अल्फा इज लेस देन बीटा है तो रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, अंडर डैम्प होगा, ठीक है। अच्छा साइड हो जाऊं, अच्छा मैं साइड में हुआ ही नहीं हूं यार, साइड में अब हो गया, अब नोट कर लीजिए। हो गया, ओके, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। हम्म, हाँ, अब क्या बोला मैंने, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है ना, उसको हम डिफाइन करते हैं टाइम कांस्टेंट से, याद रखना। जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उनकी जो डिफाइन करने का तरीका है वो क्या है, आपका टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ओके। और आपका यहां पे जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर का जो सिस्टम है उसको हम डिफाइन करते हैं किससे, डैम्पिंग से, नॉट फ्रॉम टाइम कांस्टेंट, है ना। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन नहीं है। बट अगर आपसे कभी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट पूछ लिया गया तो क्या बताओगे कि अगर मेरे पास सिस्टम कैसा है, क्रिटिकल डैम्प है या फिर आपका क्या है, अंडर डैम्प। अगर आपका सिस्टम क्या है, क्रिटिकल डैम्प है या अंडर डैम्प है, तो उस केस में जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1/अल्फा, ठीक है। आप अल्फा तो निकाल ही रहे थे, तो वहां से आप टाइम कांस्टेंट निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिस्टम कैसा है, ओवर डैम्प है, अगर आपका सिस्टम यहाँ पे क्या, ओवर डैम्प, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, वो आप कैसे निकालोगे, पहले आप रूट निकालोगे, यहाँ पे रूट्स, क्या निकालोगे आप यहाँ पे, रूट्स। तो ये रूट्स कैसे निकले, रूट्स निकालने की इक्वेशन होती है माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इस इक्वेशन में से आप इसके दो रूट्स निकालोगे, आप इसमें से क्या निकालोगे, इसके दो रूट्स निकलेंगे, और जो भी मान लो आपके पास आया रूट्स निकालने पे, एक आया 2, एक आया 5,
सौ मान लिया कितना है आपके पास, दो रूट्स आए, 2 और 5 दो रूट्स आए, तो इनमें से जो जीरो के पास में होगा, क्या है जीरो के पास में, ये 2 है, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट पोल, इसको हम बोलते हैं आपका डोमिनेंट पोल। तो आपका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, टाउ हो जाएगा आपका, टाउ हो जाएगा आपका कितना, 1/डोमिनेंट पोल, 1/डोमिनेंट पोल, मतलब 1/2। टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, लिख लीजिएगा। हाँ, टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे अगर आपको पता हो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास कि टाइम कांस्टेंट सेकंड होती है, मतलब आपका L/R किसके टाइम कांस्टेंट, RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, और इसकी यूनिट क्या, सेकंड, और RC की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनने लगते हैं, फिर कैसे कि अगर मैं पूछूं L/R², इसकी यूनिट क्या होगी, तो आर को इधर पे ले तो आर तो क्या बचेगा, सी बचेगा यहाँ पे, तो सी की यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे L/RC, सी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, L/RC, इसकी यूनिट क्या होगी, तो क्या बोलोगी, L/RC किसके बराबर है आपका, आर के बराबर है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, ओ। ठीक है, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा हाँ, अच्छा हमने एक चीज और मिस कर दी, टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या होती है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है आपका, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जहां पे सिस्टम का रिस्पांस अपनी फाइनल वैल्यू का 63% रीच कर चुका। क्या बोला मैंने, टाइम कांस्टेंट की डिफिनेशन पूछिए, क्वेश्चन बनता है आपका ये वाला। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वो टाइम है, टाइम कांस्टेंट इज टाइम वेयर सिस्टम रिस्पॉन्स where system response reaches where system response reach to 63% of its final value, और 36% of its initial value, 36% of its initial value। ठीक है, तो ये होता है टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन। टाइम कांस्टेंट वो समय है जहां पे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो अपनी फाइनल वैल्यू का 63% पहुंच चुका है, या फिर ऐसा बोला जाए कि इनिशियल वैल्यू का 36% पहुंच चुका है। ठीक है, ओके। अब बात आती है टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। टाइम कांस्टेंट निकालने की प्रोसेस क्या है, अप्रोच क्या है। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर जो हमने निकाला था, तो हम क्या करते हैं, देखना आप सभी लोग यहाँ पे क्या बताया, बोला मैंने यहाँ पे टाइम कांस्टेंट कैलकुलेशन, टाउ कैलकुलेशन। टाउ कैलकुलेशन क्या होता है आपके पास यहाँ पे, टाउ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है हमेशा, सबसे पहले तो स्विच को ऑपरेट कर दो, स्विच को ऑपरेट कर दो, स्विच ओपन हुआ तो ओपन कर दो, ऑफ हुआ तो ऑफ कर दो, स्विच को ऑपरेट कर दो। स्विच को ऑपरेट करने के बाद आप वहां पे आर इक्वलेंट एंड सी इक्वलेंट निकालिए। क्या निकालिए आप यहाँ पे, आर इक्वलेंट कैलकुलेट करिए, आर इक्वलेंट एंड सी इक्वलेंट कैलकुलेट करिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या निकालिए, आर इक्वलेंट एंड सी इक्वलेंट कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आर इक्वलेंट सी इक्वलेंट या एल इक्वलेंट जो भी निकालना होगा ना, एल इक्वलेंट भी निकाल लेंगे। आपके पास यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला है,
एल इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट, या फिर आप क्या निकालोगे यहाँ पे आर इक्वलेंट या फिर सी इक्वलेंट इक्वल्स टू टाउ। तो आप ऐसे करके टाउ की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब बात आता है कि हमको आई नॉट और आई इंफिनिटी कैसे निकालना है ना। अब हमको देखना है यहाँ पे कि हमको आई इंफिनिटी और आई नॉट कैसे निकालना। अच्छा, उसके पहले आप यहाँ पे समझ जाइए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में, है ना। हालांकि सबको तो पता, पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो लेकिन तब भी लिख देता हूँ यहाँ पे ओपन सर्किट के बारे में, क्योंकि मैं ट्रांजिएंट में इसको दोबारा बताता ही हूँ। ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट वो चीज है जहां पे आपका करंट जीरो हो या फिर आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो या फिर आपका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो, इसको हम बोलते हैं आपका ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट हम किसको बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट हम उसको बोलते हैं जहां पे आपका वोल्टेज जीरो हो, करंट आपका मैक्सिमम हो और रेजिस्टेंस आपका जीरो, उसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। नोट कर लीजिए फटाक से। हो गया? बस 10 मिनट और टाइम लगेगा, आपका ट्रांजिट खत्म हो जाएगा ना 10 मिनट में। नेटवर्क का सब्जेक्ट भी बड़ा है ना यहाँ, नेटवर्क सब्जेक्ट भी थोड़ा बड़ा है। हो गया? बताइए। चलिए, है ना। अब हम आते हैं आई नॉट कैसे निकाल लेंगे, वी नॉट कैसे निकालेंगे, आई ऑफ इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे और वी ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। ये चार चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट बड़ा है। ये देखो ना कितना टाइम लग गया, अपने 5वां लेक्चर चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा कितना, जबकि बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ा भी नहीं। देखो ना कितने पेज हो गए, 11 पेज हो गया। पहला सब्जेक्ट 11 पेज में हुआ अभी तक। ये मेरे लिए भी अच्छा तैयार हो गया, पता है क्यों? ये शॉर्ट नोट्स मेरे लिए भी अच्छा तैयार हो गया है, तो जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा ना और कुछ दिक्कत आएगी तो डायरेक्ट मैं शॉर्ट नोट्स खोल के आपको समझा दिया करूंगा, है ना। देखो, इस चीज को समझना, हमको निकालना पहले मान लो आई नॉट कैलकुलेशन, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करना आई नॉट कैलकुलेशन। आई नॉट निकालने के लिए आपको हमेशा सर्किट को ड्रॉ करना पड़ता है या देखना पड़ता है एट टी इक्वल टू जीरो माइनस। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे जाओगे और चेक करोगे। क्या चेक करोगे? अपने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के स्टेटस को, कि भाई जो मेरा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, क्योंकि आई नॉट टी का मतलब एल ही होगा, तो जो आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है एल, वो आपका सोर्स से कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। तो आपका जो एल है या तो वो सोर्स से क्या होगा, कनेक्टेड होगा या फिर नॉट कनेक्टेड, मतलब मान लिया पहले यहाँ पे नॉट कनेक्टेड है। एक तो ये ऑप्शन होता है कि कनेक्टेड ना हो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि सोर्स से वो कनेक्टेड हो। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ना, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टी इक्वल टू जीरो माइनस पे आप इंडक्टर को चेक करोगे कि क्या वो सोर्स से कनेक्टेड है या नहीं है। तो दोनों ऑप्शन है, कनेक्टेड हो भी सकता है, कनेक्टेड नहीं भी हो सकता है।
अगर कनेक्टेड नहीं है उसको बोलते हैं आपका कि वो आपका अनएनर्जाइज्ड है। क्या बोलते हैं हम इसको? दिस इज योर अनएनर्जाइज्ड, इंडक्टर इज अनएनर्जाइज्ड। अगर वो अनएनर्जाइज्ड है इसका मतलब ये कि उसमें एनर्जी जीरो है। एनर्जी जीरो है मतलब आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वेयर, हाफ एल आई जीरो माइनस का स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। अगर ये जीरो है मतलब आपका करंट ही जीरो है ना। अगर आपका ये जीरो है मतलब ये तो आपको निकालना था, आई नॉट तो आ गया, आई नॉट के लिए कितनी आपकी जीरो एम्पियर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एट टी इक्वल टू जीरो प्लस इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, तो क्या बोलोगे? एट टी इक्वल टू जीरो प्लस क्या बोलोगे आप? इतना हो गया। आपको पता है यहाँ पे क्या, इंडक्टर हमेशा क्या करता है? सडन चेंज करंट को पोज करता है। इंडक्टर क्या करता है? अपोजेस सडन चेंज इन करंट। मतलब स्विचिंग के पहले जो करंट थी, मतलब स्विचिंग के पहले जो करंट थी, स्विचिंग के जस्ट बाद वही करंट होगी। आई जीरो माइनस इक्वल टू आई जीरो प्लस होगा। वो भी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी इक्वल टू जीरो प्लस पे हमारा इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? टी इक्वल टू जीरो प्लस पे हमारा जो इंडक्टर है वो एक करंट जो मतलब ओपन सर्किट, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या बोलोगे? एट टी इक्वल टू जीरो प्लस इंडक्टर बिहेव्स एज इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आपका एल कनेक्टेड है मतलब एल आपका एनर्जाइज है, हाँ या ना? एल आपका एनर्जाइज मतलब एनर्जी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब आपके पास हाफ एल आई स्क्वायर की कुछ वैल्यू है, मतलब करंट की कुछ वैल्यू है। करंट की वैल्यू कब होती है? जब आपका ओपन सर्किट को शॉर्ट सर्किट, बताओ यहां पे देखो, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा तब करंट की वैल्यू होती है। मतलब आप क्या करोगे? टू फाइंड आउट, टू फाइंड आई जीरो माइनस रिप्लेस एल बाय शॉर्ट सर्किट। आप एल को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट रिप्लेस कर दोगे, फिर आप लगाओगे यहाँ पे जो भी आपको लगाना होगा, केवीएल केसीएल जो भी आपको लगाना होगा लगाओगे, और उससे आप निकाल लोगे यहाँ पे क्या, आई जीरो माइनस की वैल्यू। मान लिया कितनी आ गई आपके पास, ये आई नॉट आ गया, मतलब 5-10 एम्पीयर जितना भी आना था। ठीक है, तो मतलब स्विचिंग के जस्ट पहले कितनी करंट थी आपके पास? आई नॉट करंट थी। तो स्विचिंग के जस्ट बाद कितनी करंट होगी? मतलब एट टी इक्वल टू जीरो प्लस क्या हो जाएगा? आपको पता है ना, स्विचिंग के जस्ट बाद कितनी करंट हो जाएगी, क्योंकि आपका इंडक्टर में सपोज का था सडन चेंज करंट को, तो आई जीरो प्लस भी कितना होगा आपका? आई नॉट होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना, हम यहां से बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडक्टर है टी इक्वल टू जीरो प्लस पे वो एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? आई नॉट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एट टी इक्वल टू जीरो प्लस हमारा जो इंडक्टर है वो बिहेव करेगा एज करंट सोर्स ऑफ आई नॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपका आई नॉट कैलकुलेशन के लिए। अगर यही चीज मैं आपको पूछूं आई इंफिनिटी कैलकुलेशन की, तो क्या करोगे? यहाँ पे टी टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दोगे, बस कुछ नहीं है, सेम चीज है। अगर आपको आई ऑफ इंफिनिटी निकाल तो क्या करोगे आप? यहाँ पे जस्ट इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या कर दोगे आप? टी जहां जहां पे ये, जहां पे जीरो मत जीरो में से यहाँ पे क्या लोगे? इंफिनिटी, तो बन जाएगा आई ऑफ इंफिनिटी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई नॉट कैलकुलेशन। सिमिलरली मैं बात करता हूं यहाँ पे किसके बारे में? वी नॉट कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख लो आप लोग वी नॉट कैलकुलेशन।
क्या यार। तो हम कहां पे जाएंगे वी नॉट कैलकुलेशन के लिए, अगेन हम जाएंगे कहां पे, एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे। तो यहां पे अगेन हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है उसके दो स्टेटस हो सकते हैं, या तो वो आपका नॉट कनेक्टेड होगा सोर्स से, है ना, या फिर वो आपका सोर्स से कनेक्टेड होगा। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर वो सोर्स से नॉट कनेक्टेड है मतलब वो आपका अनएनर्जाइज्ड है, जैसे मैंने यहां पे बनाया तो उसी टाइम आप यहां पे भी कर रहे हैं, वो आपका अनएनर्जाइज्ड है। अगर वो अनएनर्जाइज्ड है मतलब उसमें एनर्जी जीरो है। एनर्जी जीरो है मतलब उसमें हाफ CV स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, मतलब आपके पास यहाँ पे V जीरो माइनस की वैल्यू जीरो। अब आपको पता है कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, मतलब स्विचिंग के पहले जो वोल्टेज था वही वोल्टेज स्विचिंग के बाद होगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि T इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, क्या बोलोगे। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, वोल्टेज जीरो मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट। एट T इक्वल टू 0 प्लस कैपेसिटर बिहेव्स एट शॉर्ट सर्किट। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटर सोर्स से कनेक्टेड है मतलब वो आपका एनर्जाइज्ड है, सेकंड वाले केस में मतलब वो आपका एनर्जाइज्ड है। एनर्जाइज्ड है मतलब उसमें कुछ एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू मतलब उसमें हाफ CV स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब आपका वोल्टेज जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज है। अब बताओ ऐसा कौन सा केस है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट जहां पे वोल्टेज हो सकता है, तो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज हो सकता है। तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, टू गेट या फिर टू फाइंड आउट, टू गेट V जीरो माइनस रिप्लेस कैपेसिटर, रिप्लेस कैपेसिटर बाय शॉर्ट सर्किट, सॉरी सी बाय ओपन सर्किट। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, केवीएल कैसे लगा के आप निकाल लोगे यहाँ पे V जीरो माइनस की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, आप V जीरो माइनस की वैल्यू मान लो कितनी आ गई, V नॉट। जब ये आ गया मतलब स्विचिंग के पहले कितना वोल्टेज है आपके पास, V नॉट है। तो स्विचिंग के जस्ट बाद कितना वोल्टेज होगा, अगर स्विचिंग के जस्ट पहले V नॉट वोल्टेज है कैपेसिटर में, तो स्विचिंग के जस्ट बाद कितना वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। मतलब ये हो जाएगा V जीरो माइनस इक्वल्स टू V जीरो प्लस इक्वल्स टू V नॉट। मतलब T इक्वल टू 0 प्लस पे आपका ये जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह काम करेगा, T इक्वल टू 0 प्लस पे वो आपका काम करेगा किसकी तरह, कैपेसिटर बिहेव्स एज वोल्टेज सोर्स ऑफ V नॉट वैल्यू, वोल्टेज सोर्स ऑफ V नॉट वैल्यू। ठीक है। बहुत है नेटवर्क, है ना, बहुत नेटवर्क। अभी अपने पता बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, मैग्नेटिक कपल सर्किट, टू पोर्ट, डुअलिटी, है ना, रेजोनेंस, फिल्टर्स। लेकिन भाई ये समझ जाओ, ये जो सब्जेक्ट है ना, आपका जो MPP जो सब्जेक्ट सिलेबस दिया है उसमें दो सब्जेक्ट में दिया है नेटवर्क, इस बात को समझना। एक सब्जेक्ट नहीं, वहां पे दो सब्जेक्ट है। सर्किट एनालिसिस अलग दिया है, नेटवर्क अलग दिया है, दो पार्ट दिया है उसमें, इलेक्ट्रिकल बेसिक्स अलग दिया है और यह पार्ट अलग दिया है। तो मतलब पेल के नेटवर्क क्वेश्चन आने वाले, ये मान के 75 में से 25 क्वेश्चन तो नेटवर्क के फाइनल है ये।
15-20 क्वेश्चन होंगे आपके पावर सिस्टम के और 10-12 क्वेश्चन होंगे आपके मशीन के। खत्म आपका पूरा 3 पार्ट में पूरा हो जाएगा ये। कोई पार्ट होता है आपका कम ज्यादा कर दे, ठीक है। तो चलो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है, आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो। अच्छा एक काम करते हैं, है ना, ट्रांजिएंट तो आपको खत्म हो ही गया है। इसके आगे का जो भी पार्ट है ना, इसके आगे का जो भी पार्ट है वो मैं आपको नोट्स बना के दे दूंगा, क्लास नहीं लगाऊंगा उसके लिए, है ना, क्योंकि बस ऐसे मिसलेनियस टॉपिक हैं, छोटे जो टॉपिक हैं वो मैं रात में कंप्लीट कर लूंगा और आपको लिख के दे दूंगा। आप लोग इसके लाइव क्लास नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आप लोग नोट्स देख के लिख लेना, ठीक है। मैं रात में 12-1 बजे बैठूंगा, आराम से लिख के दे दूंगा, ठीक है, और कल का शेड्यूल बना के दे दूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी शेड्यूल बताता हूँ, कल से होगा, कल से होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कल से होगा। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किया जाए, टॉपिक वाइज, कंबाइन क्वेश्चन, कैसा कैसा आप लोग चाहते हो, आप लोग कैसा चाहते हो एक बार वो बताओ जरा, आप लोग की थोड़ा सा मैं जैसे समझ पाऊंगा। कंबाइंड, कंबाइंड क्वेश्चन चाहते हो आप लोग, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी बोल रहे हैं बट सिलेक्टिव सब्जेक्ट, ओके, ठीक है। सोनल भी बोल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो चलो सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कैसे कैसे करना है। शेड्यूल अभी आपका आ जाएगा, है ना, शेड्यूल आपका भी थोड़ी देर में मिल जाएगा। इस नेटवर्क का आप लोग का आज की क्लास खत्म हो गई, है ना, अब कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना, आज रात में आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इसके आगे का पार्ट 1 पेज का होगा, डुअलिटी वगैरह जो टॉपिक है ना आपको सब पता है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। ऐसा कुछ एक्सप्लेन तो करना नहीं है उसमें, है ना। चलो गुड डे, गुड नाइट।